हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे आप इस चैप्टर का, और एक्चुअल में आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि चैप्टर नंबर 2 खत्म हो ताकि चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो सके। देखो, बात ऐसी है ना, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस लेवल का पढ़ो कि उसके बाद में एग्जाम में कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आपसे होना चाहिए। हमने चैप्टर नंबर 1 22 लेक्चर में किया, चैप्टर नंबर 2 को भी 22 लेक्चर में किया। उसके पीछे यही रीजन था कि वहां का एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो IIT जेई लेवल का आपका क्लियर होना चाहिए, तब तो मजा है, अदरवाइज तो फिर पढ़ने का क्या मजा। थोड़ा बहुत ऑफिस में काम भी चल रहा है और इंस्टाग्राम पे आपको दिखाऊंगा कुछ नए स्टूडियो वगैरह बने हैं। इस रीजन से आज थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिस्टर्बेंस भी रहे, एको का इशू भी हो सकता है, उसको भी सॉल्व हम लोग जल्दी कर देंगे। बाकी क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, मजा बहुत आने वाला है। आज के इस चैप्टर को लेकर के बस इतना कहूंगा कि विद्युत धारा जान है पूरी फिजिक्स की। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से पढ़ोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, एक से एक तगड़े क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। और जब ये क्वेश्चन IIT जेईई और नीट लेवल के क्वेश्चंस को टच करेगा तो अपने आप में यकीन आ जाएगा 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आने का। हमारा टारगेट 95, 96, 97 ये सब नहीं है, आपको पता है। हमारा टारगेट है कि हमें 100 में से 100 ट्वेल्थ फिजिक्स में लेकर के आने हैं। इसलिए हर एक टॉपिक हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को सवाल रहता है, सर आप तो IIT जेईई नीट का कंटेंट पढ़ा रहे हो, हमारा बोर्ड में क्या होगा, हमको तो केवल बोर्ड का पढ़ना है। बेटा, IIT जेईई नीट लेवल का कंटेंट करने से एक चीज तो तय हो जाती है कि बोर्ड में अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी आ जाए, वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर IIT जेईई नीट की एक ही क्लास को आपने CSE ले लिया ना, तो उसके बाद बोर्ड में 100 में से 100 आना तय है। और स्कूलिंग करने का फायदा तो तब है ना जब कॉलेज अच्छा मिले। तो हम क्यों ऐसा टारगेट लेकर के नहीं चले? हमें सीखना पड़ेगा, पढ़ना, अच्छी अच्छी चीजों को देखना। ओके, तो सभी लोग क्लास में जुड़ गए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना समय खराब किए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। मजा बहुत आएगा, लेवल एकदम हाई रखता हूं मैं अपनी क्लास का, आपको पता है। और पढ़ाने का तरीका एकदम सिंपल, हम बहुत सिंपल अल्फाजों में बहुत अच्छे से अच्छे लेवल की चीजें पढ़ेंगे। बस इस चैप्टर में साथ मत छोड़ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहना, जैसे आप चैप्टर 1 और 2 में बने रहे थे। मजा आया था ना वहां पे? कमेंट करके जरूर बता। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इसको ना। यार देखो, बात ऐसी है कि आपने विद्युत धारा के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, डायरेक्ट यहां तक नहीं पहुंचे। आपने चैप्टर नंबर 1 में आवेश को पढ़ा था। तो चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत होती है आवेश से। आवेश बोले तो चार्ज। ये सारी कहानी इस आवेश की है। अगर आपका आवेश कहीं पर रुका हुआ है, उसका वेग 0 है, इसका वेग 0 है, वेग 0 है, विरामावस्था में है, रुका हुआ है, तो ये केवल और केवल एक ही चीज उत्पन्न करता है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 12th में इसी साल, चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। और जब आपका आवेश रुका हुआ रहता है तो उसका जो अध्ययन है उसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, उस ब्रांच को, है ना, फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है भाई साहब, अगर यही आवेश चलना शुरू कर दे, इस आवेश का वेग 0 ना हो और इसका वेग नियत हो जाए, फिक्स वेग हो जाए, जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहे, 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहे, 20 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से चलता रहे। तो अगर आपका आवेश नियत वेग से चलना शुरू कर दे तो उससे बनता है विद्युत धारा। मतलब आपका
आवेश उस प्रकार चलना शुरू कर दे कि उसका त्वरण शून्य हो। त्वरण समझते हो ना सर जी, 11वीं क्लास में तो हमने घास काटी है। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। मैं कह रहा हूं वेग में परिवर्तन शून्य हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वेग शून्य हो, वेग नियत हो। जैसे मान लो आपका आवेश q जो है 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, थोड़े टाइम बाद देख रहे हैं तो भी 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो वेग में परिवर्तन शून्य है और वेग क्या है, नियत है। उससे बनती है आपकी विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट। टेंशन है। बढ़िया, ओके, वेरी गुड। यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं आपको, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत धारा को परिभाषित कैसे किया हुआ है? आवेश के, लिखना चाहते हो क्या उसको? एक लाइन की बात थी, एक लाइन की बात थी। फोटो वोटो खींचनी हो खींच लो, और अगर एप्लीकेशन में देख रहे होगे तो पीडीएफ मिल ही जाएगी आपको एज इट इज, बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये परिभाषा सर छोटी तो है पर थोड़ी समझ में कम आई। देखो, मान लो ये आपके पास एक चालक है, इस चालक के किसी एक बिंदु को आपने पकड़ लिया, इस चालक के किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में जो भी आवेश गुजरेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो विद्युत धारा किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, जैसे ये जो है ना, ये अनुप्रस्थ काट है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की संख्या को, आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रवाह की दर, सिंपल, दर का मतलब ही होता है 1 सेकंड। तो किसी दिए गए चालक के किसी दिए गए बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। ये इसकी थोड़ी सी बड़ी परिभाषा है, लिख लो कमेंट सेक्शन में या अपनी कॉपी में कि किसी चालक के दिए गए बिंदु से, बिंदु बोल लो, अनुप्रस्थ काट बोल लो, एक ही बात है। अनुप्रस्थ काट मतलब ऐसे काटा हुआ है बीच में से, कितना निकल रहा है, किसी बिंदु से एकांक समय में, एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को, एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आज की क्लास में ना बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे अपन, बने रहना पूरे 1 घंटे, बहुत मजा आने वाला है। एकदम पैसा वसूल क्लास होगी आपकी, ठीक है। वो कहते हैं हिंदी में अपने यहाँ पे कहते हैं पैसा वसूल, ये है डेटा वसूल, एकदम डेटा वसूल क्लास है, ठीक है। एंजॉय करो। तो किसी चालक के किसी दिए गए बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। मान लो डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश, मान लेते हैं मैं डेल्टा टी समय में कितना आवेश गुजरा, डेल्टा क्यू आवेश गुजरा। डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश कितना है, डेल्टा क्यू है। तो ये बताओ एकांक समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा, एकांक समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा। भैया जी डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश डेल्टा क्यू है, तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा। अरे बचपन से खेलते आ रहे हैं हम कि 5 पेन की कीमत अगर 25 रुपए है तो 1 पेन की कीमत होगी 25/5 बराबर 5 रुपए, राइट। तो अगर डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो एकांक समय में कितना गुजरेगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इसी को बोलते हैं हम आई औसत,
तो विद्युत धारा का जो औसत का फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, IC। तो ये इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला, मोस्ट वेलकम इसका। हाँ, एक बच्चा कह रहा है डेटा एंड चार्जिंग वसूल क्लास। हाँ, डेटा वसूल, चार्ज वसूल, बढ़िया। बाद में हमको कोसने का नहीं, अभी पढ़ने का। आई औसत बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये तो औसत हो गया। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई मान लो T1 समय में आवेश Q1 था, T2 समय में आवेश Q2 हो गया, तो कितना आवेश में परिवर्तन आया, Q2 माइनस Q1, उसमें टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1। तो फॉर्मूला इस हिसाब से भी हो सकता है कि आई एवरेज, आई औसत बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आई एवरेज बराबर Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो गया औसत औसत विद्युत धारा। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भैया जी तात्क्षणिक विद्युत धारा बताइए। तात्क्षणिक, आई तात्क्षणिक, तो तात्क्षणिक विद्युत धारा होती है dq अपॉन dt, अर्थात आवेश का समय के साथ समाकलन। आवेश का समय के साथ समाकलन। अरे सर समझ में तो आ गया कि आई औसत डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है, आई तात्क्षणिक डेल्टा dq अपॉन dt। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है। ये मोटी बात क्लियर कर लो पहले दिमाग में कि औसत धारा का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला है dq अपॉन dt। ये है अवकलन, ये है डिफरेंशिएशन। पुराने पाप कर रखे हैं, 11वीं क्लास में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रखा है, मैंने उनको पढ़ाया है, आप जाके पढ़ सकते हो, सीख जाओगे, एक दिन लगेगा, 1 या 2 लेक्चर में आपको आ जाएगा। बट यहां पे अवकलन करना है, यहां पे सिंपल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी करना है। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोटो खींचनी है, खींच लो इसकी जल्दी से। हो गया, बड़े आगे चलो। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका जल्दी से। क्वेश्चन ये है कि आवेश Q को Q बराबर 40 स्क्वायर प्लस 2 से दिया जा रहा है या दिया जाता है, जहां t समय है। अब स्टार्टिंग में लिख सकते हैं ऐसे कि एक चालक के लिए आवेश Q को Q बराबर 40 स्क्वायर पर 2 दिया जाता है जहां t समय है। बताइए पहला, विद्युत धारा 0 से 2 सेकंड के बीच, दूसरा विद्युत धारा 4 सेकंड पर। अब देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत कॉमन है, ये कंसेप्ट ही बहुत कॉमन है। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 में आता है ये कॉन्सेप्ट, बट कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोगों ने वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया टाइम पास किया होगा, आपको नहीं आता होगा। अरे सर बेइज्जती कर रहे हो, बेइज्जती वाली बात नहीं है इसमें, 11th क्लास में सब मजे ही करते हैं, है ना। चलो देखो, तो Q इज इक्वल टू क्या है, 40 स्क्वायर प्लस 2। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है Q का फॉर्मूला दे रखा है वो है 40 स्क्वायर प्लस 2, हमेशा इसको ध्यान रखना है। अब कह रहा है विद्युत धारा बताइए 0 से 2 सेकंड के बीच में, मतलब यहां पर हमको समय अंतराल दे रखा है। समय अंतराल 0 से 2 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है विद्युत धारा एग्जैक्ट 4 सेकंड पे बताइए। तो ये हमें तात्क्षणिक सही लिखा है, तात्क्षणिक धारा पूछ रहा है। जब समय अंतराल दे रहा हो मतलब वहां औसत धारा की बात चल रही है, और जहां एकदम एक फिक्स दे दिया हो कि टाइम बराबर 3 पर बताओ, एक टाइम फिक्स कर दिया उसने कि एग्जैक्ट इसी टाइम पे बताओ, तो वो कहलाता है तात्क्षणिक धारा। अब फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। औसत धारा होता है आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और तात्क्षणिक धारा होता है आई
तात्क्षणिक लिखना है, ऐसे लिख सकते हो आप, आई तात्क्षणिक बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। मानते हो बात को? अब आएगा बेटा जी यहां पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। अब बहुत मजा आएंगे, देखो अब अपन को अलग अलग निकालना पड़ेगा सब कुछ। इस Q2 का मतलब पता है आपको? T1 फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। T1 है आपका 0 सेकेंड, T2 है आपका 2 सेकेंड। इस समय जो आपका आवेश है वो Q1 है और टाइम बराबर 2 सेकेंड पर जो आपका आवेश है वो Q2 है। बेटा जी हमें फॉर्मूले दे रखे हैं, Q बराबर 4t² प्लस 2, तो यहां पे 0 रखिए तो ये होगा 4 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा केवल 2, क्योंकि 0 से हटाने के बाद तो गायब हो जाएगी चीज। इधर अगर यहाँ पे अपन 2 रखते हैं तो यह आएगा 4 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये होगा 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18, तो ये कितना निकल के आएगा? 18 निकल करके आएगा। तो अगर आपको इस तरह से औसत निकालना हो, अगर आपको इस तरह से औसत निकालना हो तो आप ये बोल सकते हैं ना बेटा जी कि भैया टाइम बराबर 0 सेकंड, वो T1 है हमारा, उस समय आवेश कितना है? फॉर्मूले में 0 रख दो, तो ये 0 2 बचा। T2 बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड यहां पे रखो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 प्लस 2 18, ये Q2 आवेश है। अब यहां मान रखेंगे Q2 कितना है? टाइम बराबर 2 सेकंड पे 18 है। Q1 टाइम बराबर 0 सेकंड पे कितना है? 2 है। डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है? 2 माइनस 0, ये हो गया 16/2 बराबर 8 एम्पियर। ये आंसर ये आपका कूलाम में दे रखा था, ठीक है, एम्पियर। अभी आऊंगा मैं एम्पियर का मतलब क्या होता है उसके ऊपर, बट आंसर कितना निकल करके आ गया आपका? 8 निकल करके आ गया। यस और नो फटाफट से कमेंट करिए। यहां तक मक्खन हुआ। औसत धारा निकालना, क्या ये समझ में आ गया सबको अच्छे से? जल्दी बताइए। उसके लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। यप, परफेक्ट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आई तात्क्षणिक निकालना है, बहुत मजा आएगा। तात्क्षणिक होता है dq अपॉन dt, बहुत सिंपल। तो dq अपॉन dt, तो d अपॉन dt उठा के लिया हो भैया, q का मान कितना है? 40² प्लस 2। ये लो साहब, अवकलन करने की परंपरा आपको पता होनी चाहिए, इसका अलग इसका अलग, तो ये होगा d बाई डी टी 40² प्लस d बाई डी टी 2। इसका अवकलन कैसे करेंगे? हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को आना चाहिए। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अवकलन में पावर आगे आ जाती है, पावर -1 होता है, तो 4 आगे आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी 2, और t की पावर में से 1 हो जाएगा माइनस, तो 2 - 1 बचेगा 2। एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, एक नियत राशि का अवकलन 0 होता है, तो इसका आंसर आएगा सिंपल 8 इंटू टी, दैट्स इट। तो ये आपका आ गया आई तात्क्षणिक। यहां से निकाल लेते हैं, आई तात्क्षणिक का मान कितना निकल के आ रहा है? आई तात्क्षणिक आ रहा है 8 इंटू टी। ये आई तात्क्षणिक का फॉर्मूला बनकर के रेडी हो गया। अब वो आपको कितने समय पर धारा पूछ रहा था, कितने टाइम पे आपसे धारा पूछ रहा था? तो वो धारा पूछ रहा था 4 सेकंड पे। कुछ नहीं करना, आपको यहां पर टाइम बराबर रख देना है 4 सेकंड इस फॉर्मूले में, तो आई तात्क्षणिक हो जाएगा 8 इंटू 4, दैट्स इट, 32 एम्पियर। ओहो क्या बात है, आ गया, बच्चों के कमेंट आ गए, मतलब आप लोगों ने एकदम से सही से पकड़ लिया कंसेप्ट, मतलब आप लोगों ने कंसेप्ट को एकदम बढ़िया से पकड़ लिया है। बहुत अच्छी बात है, जितना जल्दी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। बताओ क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में? जल्दी से बताएंगे, यहां तक मक्खन है। बस एक ही बात समझने की है जिसको आप नोट करके रख सकते हैं कि यदि औसत पूछ रहा हो तो आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1 लगेगा, तो पहले वाले समय पे आवेश कितना है, दूसरे वाले समय पे आवेश कितना है, वैल्यूज पुट होंगी और वहां से औसत निकलेगा। अगर हमसे तात्क्षणिक धारा पूछेगा तो पहले हमें जो Q का फॉर्मूला दे रखा है
उस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और एक बार जब उस फॉर्मूले का अवकलन हो जाएगा हमसे, उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो ताक्षणिक धारा का फॉर्मूला होगा। उसके अंदर हमसे जो टी का मान बोलेगा हम उसके ऊपर रख करके वहां से वैल्यू निकाल लेंगे ताक्षणिक धारा की, और प्रश्न हमारा वहीं पे समाप्त हो जाएगा। बढ़िया है बॉस। तो यहां पे हमने सीखा कि अगर Q दे रखा हो तो दो तरीके हो सकते हैं कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी से आप औसत धारा निकाल लो, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, बोले तो ताक्षणिक चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा dQ अपॉन dt। ये दो बातें आपने आज की क्लास में सीख चुके हो। अब बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको यहां पे Q और T दे करके धारा पूछ रहा है। यह भी तो हो सकता है क्वेश्चन में कि धारा दे करके और समय दे करके आपसे Q पूछ ले, तब क्या करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया। Q और T देख करके अगर I पूछ रहा है, ये फॉर्मूला है, पर अगर I और T देख करके Q पूछ रहा है तो फिर कौन सा फॉर्मूला है। अभी करते हैं सॉल्व। देखो उसके लिए पहले प्रश्न लेते हैं। प्रश्न लिखो खटाक से, I ताक्षणिक बराबर आपको दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला दे रखा है। क्वेश्चन है 0 से 3 सेकंड तक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश ज्ञात करें। बस अब क्या करेंगे, हमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं, अब क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, हल करते हैं इस क्वेश्चन को, मजा बहुत आएगा। इस क्वेश्चन में हमको आई ताक्षणिक दे रखा है। आई ताक्षणिक क्या होता है, क्वेश्चन में फॉर्मूले में दे रखा है हमको टी स्क्वायर प्लस 1। और बेटा एक बात बता दूं मैं आपको, ये तो अच्छा हुआ इसने लिख दिया यहां पे ताक्षणिक। अगर इसने ताक्षणिक नहीं लिख रखा होता तो भी उसका मतलब यही है कि उसने अपन को ताक्षणिक ही दे रखा है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि सर इसने हमको लिख के नहीं दिया। अगर वो समय के पद में, अगर वो समय के पद में धारा लिख करके दे रहा है, इसका मतलब उसने क्वेश्चन में अपन को ताक्षणिक धारा ही दी है। इस बात को ध्यान रखें, आपके कमेंट में वहां पे पढ़ता रहता हूं, इसलिए मेरी नजर बार बार वहां पे जाती रहेगी। और बाल मेरे झाड़ू जैसे हैं, उसको आप इग्नोर करिए। और मेरी शक्ल, मेरी दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे भी कहीं की कहीं जा रही है, उन सब बातों को इग्नोर करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो। तो I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। तो I इज इक्वल टू, आई ताक्षणिक का फॉर्मूला क्या है, यहां से उठाओ, dQ अपॉन dt। अच्छे से देखना, हल कर रहे हैं इसको अपन। I ताक्षणिक का फॉर्मूला है dQ अपॉन dt। dt इधर ले जाओ, dQ बराबर कितना आ जाएगा, I dt। ये तो कर सकते हैं अपन, दोनों ओर समाकलन करते हैं, दोनों ओर समाकलन करने पर यहां समाकलन करो dQ, यहां समाकलन करो I dt। दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। अब समाकलन भी आपने अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ रखा तो सीख लेना, नेट पे डाल रखा है मैंने वीडियो। dx का समाकलन x होता है, dy का समाकलन y होता है, dz का समाकलन z होता है, तो dq का समाकलन q होगा। तो q बराबर आ गया समाकलन I dt। यहां से यहां तक कौन सी लिमिट लगेगी, लिमिट सीमा लगाते हैं अपन, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक कौन सी लिमिट लगेगी, ये इस बात पे निर्भर करता है कि d के साथ में क्या लिखा हुआ है। यहां पे d के साथ में क्या लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है। तो यहां से यहां तक लिमिट किसकी लगेगी, समय की लगेगी। तो यहां लिमिट चलेगी t1 से लेके t2 तक। छोटी छोटी बातें बच्चों को पता होनी चाहिए कि यहां लिमिट किसकी लगाते हैं, यहां लिमिट लगती है जो t के साथ लिखा होता है। तो q का अभी अभी गरम गरम फॉर्मूला निकल करके आया है, q बराबर समाकलन I dt t1 से t2 तक। अब उस फॉर्मूले को लगाने का प्रयास करते हैं
आई का मान कितना दे रखा है फॉर्मूले में, टी स्क्वायर प्लस 1 dt साथ में है। T1 से T2 कितने समय से कितने समय तक आवेश पूछ रहा है वो, 0 से 3 सेकंड तक। तो T1 हो गया 0 और T2 हो गया 3। बस इसको आपको सॉल्व करना है और यहां से आपका Q निकल करके आ जाएगा। यस और नो, फटाफट से कमेंट करिए। मजा नहीं रही, मजा आ गया इसमें पक्का? बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। टी स्क्वायर प्लस 1 dt 0 से लेके 3 तक, टी स्क्वायर प्लस 1 dt 0 से लेके 3 तक। बस यहां से आपको क्यों निकालना है, तुरंत प्रभाव से स्टार्ट हो जाओ। तो ये हो जाएगा समाकलन टी स्क्वायर dt का अलग प्लस dt का समाकलन अलग। कर सकते हैं ऐसे अपन, देखो क्या किया, इस dt को अंदर गुणा कर दो, इसका समाकलन अलग, इस dt को यहां गुणा कर दो, इसका समाकलन अलग, दोनों का अलग अलग समाकलन हो जाएगा। टी स्क्वायर dt ये पता है किसकी तरह है, x की पावर n dx का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पे लिखा हुआ है टी स्क्वायर, तो ये हो गया t की पावर 2+1 अपॉन 2+1। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक, प्लस dt का समाकलन हो जाएगा t, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक। तो ये 3 यहां पे रखो, तो 3 की पावर 3 अपॉन 3, पता है मुन्ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस t की जगह 0 रखेंगे अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 0, टी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पुरानी मैथमेटिक्स है, ये तो हट गया, ये बचा। अब इससे ये कटेगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा प्लस 1 3 यहां से आ रहा है, 3 3 कितना होता है 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। तो धारा कितनी आ गई, आवेश कितना आ गया, गंदी बात, एम्पियर है ना, एम्पियर नहीं होगा, आवेश का हो जाएगा कूलम। ओहो क्या बात है, आप लोगों को भी हो गया था, कमेंट आ गया आप लोगों के, कर लिया मतलब, बढ़िया है जी, बढ़िया है, अच्छी बात है। चलो आगे बात करते हैं, एक और चीज डिस्कस करनी है आपसे, विद्युत धारा के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहां से अगर हम विद्युत धारा का मात्रक निकालें, एसआई मात्रक, अभी मैं केवल उसी के बारे में बात करूंगा, तो एसआई मात्रक क्या आएगा, आवेश का एसआई मात्रक गुलाम होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो इनका एसआई मात्रक होगा गुलाम पर सेकंड और गुलाम सेकंड इनवर्स। और ये जो है इसको हम लोग साइंटिस्ट के नेम पर एम्पियर के नाम से जानते हैं। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है। अब भैया जी एक और बात है, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, ये इस पे ना बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है, नहीं पता होता है। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा सदिश है कि अदिश है, आराम से डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आएगा। मक्खन हो रहा है, बढ़िया। ऐसे इस चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ते रहना है, खुश होते रहना है। देखो भाई, कोई भी राशि सदिश है या कोई भी राशि अदिश है, ये किस बात पे निर्भर करता है, सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। कोई भी राशि सदिश है, उसकी 3 कंडीशन है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन, उस राशि के पास परिमाण होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, राइट। अगर कोई राशि सदिश होना चाहती है तो उसके पास दिशा होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि केवल ये 2 ही पॉइंट है, तीसरा पॉइंट और होता है। जो भी राशि सदिश होना चाहती है उसको सदिश योग के नियम की पालना करनी चाहिए। जो राशि सदिश होती है उसको सदिश योग के नियम की पालना करनी चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए कंप्लीट, 100%। अगर ये तीनों चीजें होंगी तभी हम कहेंगे कि वो राशि सदिश है।
और अदिश राशि के लिए क्या है, परिमाण होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, बस दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई कंडीशन नहीं है, वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब विद्युत धारा को चेक करते हैं उसके साथ क्या स्थिति है। जब अपन विद्युत धारा को देखते हैं ना, तो हमारे मन में ख्याल आता है कि भाई इसकी वैल्यू तो होती है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। हम लोग देखते हैं विद्युत धारा की वैल्यू तो होती है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, वैल्यू होती है उसकी, ठीक है, परिमाण है। दिशा भी हम लोग देखते हैं, हम लोगों को पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा हम लोग धारा की लेते हैं। पढ़ाया होगा किसी ने आपको ये बात कि इलेक्ट्रॉन के जाने की दिशा के विपरीत दिशा विद्युत धारा की ली जाती है। और अगर ये नहीं पढ़ाया तो आपको ये जरूर पढ़ाया होगा कि एक सेल में पॉजिटिव से निकलती है विद्युत धारा, मान लो ये बल्ब है, और पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में जाती है। तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो सेल के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल अर्थात धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ होती है। यह आपको पढ़ाया गया होगा। मतलब विद्युत धारा की दिशा भी होती है। अब सवाल यह आता है कि परिमाण भी है, दिशा भी है, इसका मतलब सदिश होनी चाहिए। परंतु एक बहुत बड़ा पंगा है कि विद्युत धारा सदिश योग के नियम की पालना नहीं करती है। अब आप बोलोगे सर ये सदिश योग के नियम क्या होते हैं? क्लास 11th वेक्टर नाम की सीरीज मैंने पढ़ा रखी है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा है जिस बच्चे के मन में सवाल है कि मुझे वेक्टर समझ में नहीं आता, और किसी बच्चे के मन में यह इच्छा है कि मैं वेक्टर को उस हद तक पढ़ लूं कि एकदम जीरो से लेकर के जो टॉप IIT जेई का लेवल है उस लेवल तक मैं वेक्टर पढ़ लूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वेक्टर का एक लिंक डाल लूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर पढ़ना। मजा नहीं आ जाए तो यहां पे आके बता देना, एक बार कमेंट कर देना, गारंटी है दिल खुश हो जाएगा वो प्लेलिस्ट देख करके। आपका वेक्टर के ऊपर डालूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इस क्लास के बाद। तो सदिश योग के नियम को मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं यहां पर, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को वीडियो नहीं देखे होंगे आपने, कोई बात नहीं। देखो जैसे ये ब्लॉक है, इस पर इधर एक बल लग रहा है 5 न्यूटन, इधर एक बल लग रहा है 5 न्यूटन, सही है। ये बल इस बल को कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और ऐसे केस में यहां पर इसके ऊपर लगने वाला जो नेट बल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो एक बल ऐसे लग रहा है 5 न्यूटन, एक बल ऐसे लग रहा है 5 न्यूटन, उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो यहां पे जो एफ नेट का फॉर्मूला होगा ना वो होगा √ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। दो सदिशों को जोड़ने के लिए हम उनका सदिश योग का नियम लगाते हैं और उसमें यह फॉर्मूला निकल करके आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। आपने इसको ऐसे ही पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, राइट। पर क्या विद्युत धारा के केस में ऐसा होता? जैसे मान लो आपके घर में एक तार है, इस तार में यहां से 6 एम्पियर धारा जा रही है। आपके इलेक्ट्रीशियन ने क्या किया, यहां पे एक तार जोड़ा, यहां पे एक तार जोड़ा, यहां एक बल्ब लगा दिया, इधर का सर्किट कंप्लीट है। यहां एक बल्ब लगा दिया, इधर का सर्किट कंप्लीट है, मैंने बनाया नहीं है। इधर धारा गई 3 एम्पियर, इधर धारा गई 3 एम्पियर। आप खुद मुझे दिमाग लगा के बताओ, इधर धारा जा रही है 3 एम्पियर, इधर धारा जा रही है 3 एम्पियर, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगी? कॉमन सेंस। एक तार जा रहा है, इस तार को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, इधर भी धारा जा रही है 3 एम्पियर, इधर भी धारा जा रही है 3 एम्पियर, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेगी? ना जी। ये वाला बल्ब भी जलेगा, ये वाला बल्ब भी जलेगा, मतलब ये 3 एम्पियर और ये 3 एम्पियर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही है। सदिश नियमों का उल्लंघन है। सदिश योग के नियम में अगर इसकी जगह बल होता तो कैंसिल कर देता। दिमाग लगाओ, जैसे मान लो इधर से धारा आ रही है 3 एम्पियर, इधर से धारा आ रही है 2 एम्पियर, और आगे से ये एक ही तार में से जा रही है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो इधर जो धारा जा रही है उस धारा के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला काम करेगा कि I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos 60 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा? नहीं ना, सिंपल है ना।
पर ये 3 है, ये 2 है, धारा कितनी मिलेगी हमको? 6 एम्पियर मिलेगी। अब मैं झूठ तो बोल नहीं रहा, सर्किट के अंदर चेक कर लो, 2 तार यूं जाते हैं, उन 2 तार से आगे आपने एक और तार जोड़ दिया, तो इन 2 तार में जो भी धारा है सिंपल उसका बीज गणितीय योग होकर के आगे चली जाती है। मतलब धारा को जोड़ने में कभी भी सदिश योग के नियम का कंसेप्ट नहीं लग रहा है। इसका मतलब हमारी जो धारा है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। और अगर हमारी धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रही है, अरे यार 6 एम्पियर लिख दिया, क्या ऐसा है, हमको तो मौका मिल गया मजे लेने का, हमको तो मौका मिल गया। हम तो यही चीज देखते हैं कि आप गलती करो और आपको पकड़े। जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से निकल गई है ना। 6 एम्पियर यहाँ था, 6 यहाँ ध्यान रह गया, 3 और 2 5 एम्पियर। तो धारा कभी भी जुड़ती है। हाँ समझ गया, मैं समझ गया गुरुदेव, समझ गया, आप सभी महान विद्यार्थी समझ गए। तो 3 और 2 क्या हो गया भैया? 5 हो गया, बीज गणितीय हो गया ना, जुड़ गया ना, सिंपल सा, 3 और 2 5। इसमें ऐसा तो हुआ नहीं कि इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हाँ देखो, मान लो एक एक धारा इस तरह से आ रही है 2 एम्पियर, ये धारा इस तरह से आ रही है 3 एम्पियर, आगे कितनी जाएगी? वही 5 एम्पियर। एंगल 90 डिग्री हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे अगर आपने 2 बल लगाए, एक 5 न्यूटन ऐसे लगाया और दूसरा 5 न्यूटन आपने ऐसे लगाया 90 डिग्री पर, आंसर अलग आएगा। अगर आपने 5 न्यूटन ऐसे लगाया 60 डिग्री पर, आंसर अलग आएगा। तो यहां पे और यहां पे एक फर्क है, ये सदिश योग के नियमों की पालना नहीं हो रही है, यहां पे सिंपल बीज गणितीय योग हो रहा है, 3 2 5 3 3 6। यहां सिंपल बीज गणितीय योग हो रहा है 3 2 5। तो विद्युत धारा सदिश योग के नियमों की पालना नहीं कर रही है। इसके पास परिमाण है, इसके पास दिशा है, परंतु सदिश योग के नियम की पालना नहीं करती है। और अगर विद्युत धारा सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती है तो आई एम सॉरी, हम विद्युत धारा को नहीं बोल सकते कि वो एक सदिश राशि है। हम विद्युत धारा को कहेंगे कि वो एक अदिश राशि है। विद्युत धारा स्केलर क्वांटिटी है। यस और नो? गलती करते नहीं है, गलती हो जाती है। एक बच्चा बोला सर हम जगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यू आर एक्टिव, ये बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा बताओ जल्दी से, अलर्ट रहना है अभी तो। अब एक बात बता दूं इंपॉर्टेंट, अगर आईआईटी जेई का एग्जाम आए जो आप दोगे और उसमें गलती से, चांस तो बहुत कम है, ऐसे फर्जी क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी गलती से आपसे पूछ लें कि विद्युत धारा स्केलर है क्या, और वहां पे एक ऑप्शन में टेंसर लिखा हुआ हो, तो टेंसर पे टिक कर आना। क्योंकि जब तक हमारे पास स्केलर और वेक्टर है तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर है। परंतु अगर ऑप्शन में स्केलर और टेंसर हो तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा टेंसर है, प्रदिश राशि है। जैसे कि प्रेशर, दाब भी अपने आप में क्या है? प्रदिश राशि है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके पास स्केलर और वेक्टर में चुनना हो तो स्केलर लिख के आएंगे, और अगर स्केलर और टेंसर में चुनना हो तो टेंसर लिख के आएंगे। तो विद्युत धारा के लिए फिलहाल यही कॉन्सेप्ट है कि आप उसको स्केलर और टेंसर लेकर के चल सकते हो। आगे आने वाले समय में जब हायर फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको टेंसर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना होगा, तब आपको और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि हम विद्युत धारा को टेंसर क्यों कहते हैं। आ गया समझ में? बढ़िया, मजे में एकदम। आगे बढ़े बॉस? ठीक है, अब एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, शुरू करें? चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? 100% क्लियर है? ओके, अब जो आप पढ़ने वाले हो उससे आपका दिमाग खुल जाएगा, इसलिए कह रहा हूं। यहां तक एकदम क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपवहन वेग का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है आज की क्लास में मैं केवल आपको इसका कंसेप्ट बता पाऊं और इसका डेरिवेशन हम अगली क्लास में करें। हो सकता है टाइम मिला तो आज की क्लास में कर लेंगे। अपवहन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
राइट, लिख लो सब लोग। ओके गुड। अब आप लोग एक काम करो, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया। अब आप लोग एक काम करो, मोबाइल आपके सामने होगा, कॉपी पेन लेकर के बैठे होगे, कॉपी और पेन बंद कर दो, ठीक है, और आराम से ऐसे बैठ जाओ और केवल मेरी बात सुनो। थोड़ी देर के लिए कमेंट भी बंद कर दो, जब मैं बोलूं तब करना, केवल पूरे फोकस के साथ में मेरी बात सुनो। ओके, अब मैं आपको एक अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास एक चालक है, या आपके पास चालक है, पता है आपका चालक के अंदर एक बहुत खास चीज होती है, उस खास चीज का नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपके चालक के पास खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना कि सर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या है। देखो, जो आपका चालक है, बहुत खास चीज होती है वहां पे। जैसे मान लो Fe लोहा, लोहा एक चालक ही तो है। Fe के बहुत सारे परमाणु आपस में हैं, ऐसे, आराम से सुनना। ये सारे परमाणु में आपको पता है लोहा बहुत मजबूत होता है, कतई जहर मजबूत होता है। लोहे से हम काफी अच्छी अच्छी मजबूत चीजें बनाते हैं। तो ये जो लोहा है, आपने कभी सोचा लोहे के अंदर बंध किस प्रकार का पाया जाता है। केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में मैंने धात्विक बंध के बारे में आपको बताया था कि इन सब के बीच में धात्विक बंध पाया जाता है। अब एक Fe को दूसरे Fe के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस Fe को इस Fe के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस Fe को इस Fe के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन सबको आपस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी ये आपस में बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। तो ऐसा क्या होता है इनके अंदर, सुनिए। ये सब क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो Fe है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा, ये जो Fe है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा, ये जो Fe है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ये फ्री, कोश के इलेक्ट्रॉनों को रोते फिरने के लिए छोड़ देते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को दफा कर देते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। जैसे ही बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं, इनके ऊपर आवेश आ जाता है प्लस। हर Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उनके ऊपर आगे 2+, 2+, 2+। अब आपको पता है कि प्लस में और माइनस में क्या होता है, बहुत भयंकर प्यार, आकर्षण। तो अब ये जो Fe2+ है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के प्यार में ये Fe2+ वहां पड़ा रहता है। ये जो दूसरा Fe2+ है, इसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के प्यार में ये भी यहां पड़ा रहता है। तो एक Fe2+ दूसरे Fe2+ के पास में रहता है, क्योंकि बीच में खूब सारे इलेक्ट्रॉन इससे भी प्यार कर रहे हैं, इससे भी प्यार कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे कि यहां की स्थिति है इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में। एक तरह से खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में पॉजिटिव आ गया है, धनायन आ गया है। ठीक है, बात यह है कि अगर सर ये इलेक्ट्रॉन को आप कह रहे हो ना कि ये इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम सकता है तो फिर तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम सकता है तो ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, आप कह रहे हो ना घूम सकता है, मतलब यहां 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 वहां कहीं भी जा सकता है। तो सर एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन धातु को छोड़ करके बाहर क्यों नहीं चला जाता। आप ही ने तो कहा कि ये फ्री है, Fe2+ ने इसको फ्री कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां 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 कहीं भी रोता फिर सकता है। सही है बात। तो ये रोता फिरता हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एकदम खटाक से चुपचाप से बाहर क्यों नहीं निकल जाता। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सुनो। अभी यहां पर आपको पता है अगर ये 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन है,
ये 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहां पर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 Fe2+ है, मतलब 18 पॉजिटिव चार्ज है, तो 18 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर प्लस का 18 है तो माइनस का 18 है, और नेट आवेश कितना है? 0 है, क्योंकि आवेशों का बीज गणितीय योग होता है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को फ्री कर दिया, उसके बाद भी जितना यहां पे नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। पूरी स्लैब के ऊपर, पूरे Fe के धातु के टुकड़े के ऊपर नेट आवेश कितना है? 0 है, क्योंकि अगर 18 प्लस है तो 18 माइनस है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब अगर एक इलेक्ट्रॉन गुस्ताखी करे, बाहर भागने की कोशिश करे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गुस्ताखी करके बिल्कुल बाहर आने की कोशिश करेगा, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आया, वैसे ही ये वाली कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। 18 प्रोटॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन टपरी मारता मारता बाहर चला गया, उसके बाहर जाते ही अब इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? प्लस का 1। तो इस पूरे धातु के टुकड़े पे नेट आवेश कितना आ गया? प्लस का 1। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से कल्टी मारेगा, इसके कल्टी मारते ही आपके धातु के टुकड़े के ऊपर प्लस आ जाएगा। धातु का टुकड़ा बोलेगा, साले तेरे को अंदर रोते फिरने के लिए कहा था, तू बाहर चला गया। तो जैसे ही वो बाहर गया, धातु के टुकड़े के ऊपर प्लस आ गया। वो प्लस क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकला है उसको फिर से खींचेगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है। तो यहां जो ये +1 आ चुका है, ये +1 आते ही ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन कल्टी मार के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इसको खींच करके वापस अंदर ले आएगा। ऐसे ही अगर किसी एक और इलेक्ट्रॉन ने गुस्ताखी करके बाहर भागने की कोशिश करी, तो वापस से प्लस माइनस चक्कर खराब होगा, फिर से पूरे धातु के टुकड़े पे प्लस आएगा, तो फिर से इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने अंदर रख लेगा। बताओ। सही है? 100% क्लियर है ना? बढ़िया। तो पॉइंट समझ में आया आपको कि भाई धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी परमिशन है कि तुम धातु के अंदर होते फिर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको इधर इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से घूम करके यहां जाना है, जा सकता है, यहां जाना है, जा सकता है। इस पूरी बाउंड्री के अंदर, ये धातु की बाउंड्री है, धातु का टुकड़ा है, उस धातु के टुकड़े में जितना घूमने का है घूम, उस धातु के टुकड़े में जितना घूमने का है घूम, कोई दिक्कत नहीं। पर धातु के टुकड़े से बाहर निकला तो धातु पे प्लस आ जाएगा, जो तेरे को खींच के वापस अंदर ले आएगा, फिर तेरी जिंदगी खराब है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं निकल सकता। इससे आप लोगों को आपके घर वालों ने परमिशन दे रखी होगी ना कि भाई शाम के टाइम तुम घूमने जा सकते हो, दोस्त से मिलके आ सकते हो, और कुछ भी करना है, घूमना फिरना, थोड़ी बहुत परमिशन है आपके पास। स्कूटी लेके यहाँ से एक रेंज है आपकी कि वो वहां तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घर वालों ने आपको इतनी छूट दे रखी है। पर अगर आपने अपनी वो छूट, अपनी वो लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करी और घर वालों को पता चल गया, तो आपका खेल खत्म। आप समझ रहे हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, है ना? तो अगर आप अपनी लिमिट थोड़ी सी भी क्रॉस करते हो, और आपके दोस्तों के, जो दोस्त आप बना रहे हो ना, नए पुराने, तो नए पुराने दोस्तों को पता चल गया ना घर वालों को, तो बहुत जूत पड़ेंगे, ध्यान रखना। तो वो यही वाली स्थिति है। तो तुम फ्री हो, बट इतने फ्री नहीं हो कि गठबंधन करते फिरो, इसलिए संभल के रहना, पहले ही बता रहा हूं। बढ़िया, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि चालक के पास खूब सारे भर भर के मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, दबा के पड़े होते हैं। एक चालक के पास खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन भर भर के पड़े होते हैं, और बहुत ऐसा नहीं कि बहुत छोटे मोटे होते हैं। एक एक धातु के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, खूब सारे, मतलब खूब सारे, एक्चुअल में खूब सारे। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आपके यहां पर ये चालक है,
ये आपका चालक है। इस चालक में आपको एक बात बताऊं, आपने सुना होगा कि जो चालक है, अगर बाहर मैंने इस चालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया, इस चालक को मैंने किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ये आपने पढ़ रखा है क्या कि चालक के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अब आज हम समझेंगे कि इसका कारण क्या है, कि नेट विद्युत क्षेत्र 0 क्यों होता है। राइट, सुनो ध्यान से, इसकी वास्तविक स्थिति समझने की कोशिश करो, ऐसा क्यों होता है। एक चालक के अंदर खूब सारे चलो बढ़िया है, एक चालक के अंदर खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, दबा के खूब सारे होते हैं, इनकी कोई कमी नहीं है। आपने बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया, आपको अच्छे से पता है कि विद्युत क्षेत्र जब लगाते हैं तो प्लस वाले आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है और माइनस वाले आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर के जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। अब आप लोग भूल चुके हो तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने पढ़ाया था कि अगर विद्युत क्षेत्र E है और उसमें आपने एक आवेश को रख रखा है, अगर वो आवेश प्लस Q है तो विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है Q इंटू E के बराबर, और अगर वो माइनस Q है तो विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है Q इंटू E के बराबर। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अगर आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन सबके ऊपर इसकी विपरीत दिशा में बल लगेगा और वो सारे इधर भागना शुरू कर देंगे और यहां पे कौन इकट्ठा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से उधर जाएंगे तो यहां पे प्लस इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उस जगह को माइनस बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस जगह को प्लस बोलते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। तो अब ये प्लस माइनस यहां पे डेवलप हो गया। अब इस प्लस माइनस के डेवलप होने के कारण यहां पे एक विद्युत क्षेत्र नया बन जाएगा, और वो विद्युत क्षेत्र कौन सा है, ई प्रेरित जो बना है। और ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्रेरित आवेश, जो आवेशों को उसने जबरदस्ती प्रेरित किया है। चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं है, दबा के पड़े हैं, तो इतने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, खूब सारे हैं, कि वो इतने माइनस उधर भेज देगा, इतने प्लस और माइनस को अलग अलग कर देगा, ई प्रेरित को इतना कर देगा कि वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए, ई बाह्य के। तो यहां पे इतने इलेक्ट्रॉन है कि वो सब उधर जा जाके किसके बराबर हो जाएंगे, ई बाह्य के। तो ई बाह्य इस तरफ है, ई प्रेरित इस तरफ है, दोनों आपस में बराबर हो गए, ई नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि चालक के अंदर ई नेट कितना होता है, 0 होता है। चालक के अंदर ई नेट कितना होता है, 0 होता है। यस और नो? ये एक बात आपको समझनी है सबसे पहले तो, कि चालक के अंदर ई नेट क्या होता है, 0 होता है। अगर आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने में एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहां पे अगर आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाकर के चालक को रख दिया तो उसके पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो खट 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 अलग हो जाएंगे, प्रेरित विद्युत धारा बनेगी, सॉरी प्रेरित विद्युत आवेश, प्रेरित विद्युत क्षेत्र बनेगा, और प्रेरित विद्युत क्षेत्र ई बाह्य को कैंसिल कर देगा और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां तक मक्खन है, बढ़िया एकदम ठीक है। दूसरी बात, अब एक बात तो ये हो गई, अब दूसरी बात पे आते हैं। यहां पे आपको पता है खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, धड़ 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 धड़। एक चालक को लेते हैं अपन, कोई चालक मान लो ऐसे पड़ा हुआ है, कोई भी चालक है, मान लो एक लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा है। आपको पता है इस लोहे के टुकड़े के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे जबरदस्त इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। आपको पता है खूब सारे इलेक्ट्रॉन है।
ये खूब सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या ये चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बैठे रहेंगे? आपको अच्छे से पता है कि मान लो अभी तापमान कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ये क्या है, तापमान है ना। तापमान का मतलब क्या होता है? ऊर्जा होता है, ऊष्मीय ऊर्जा कह सकते हो आप इसको। तो जो आसपास का तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना भी है, उस सब में ऊष्मा है। वो ऊष्मीय ऊर्जा किसको मिल रही है? चालक को मिल रही है। वो ऊष्मीय ऊर्जा जो चालक को मिल रही है वो किसके पास जा रही है? इलेक्ट्रॉन के पास जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन खट 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 भागना शुरू कर देगा, और इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा से भागता है उसको कहते हैं ऊष्मीय चाल, थर्मल स्पीड कहते हैं उसको। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड कितनी होती है? 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड। हल्के में ले रहे हो ना इसको तुम? अभी सुनो, 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 मीटर प्रति सेकंड। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। तापमान कितना? रूम टेम्परेचर के बराबर। और अगर इसको किलोमीटर में लिखना हो तो 100 किलोमीटर प्रति सेकंड। अरे कितनी गंदी स्पीड है यार, इमेजिन तो करके देखो, 100 किलोमीटर प्रति सेकंड। तुम आंख बंद करके वापस खोलोगे, इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर भाग चुका होगा। इतनी जबरदस्त स्पीड से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर भागते रहते हैं। यस और नो? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपके इलेक्ट्रॉन अंदर भागते रहते हैं। तो आपको लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बैठा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं है। ये आपका चालक है, इस चालक के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों के पास में थर्मल स्पीड है, और वो थर्मल स्पीड कोई छोटी मोटी स्पीड नहीं है, 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। इस स्पीड से वो जो आपके भाई साहब हैं, वो जो आपका अंदर की स्थिति है, वो स्थिति ऐसी है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हो वो सारे इलेक्ट्रॉन आपके यादृच्छिक गति कर रहे हैं, अंट शंट गति कर रहे हैं, सिंपल भाषा में बोले तो। और यहां पे इनकी यादृच्छिक गति हो रही है, राइट। अगर एक इलेक्ट्रॉन की गति, मान लो एक इलेक्ट्रॉन u1 वेग से चल रहा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो u1 वेग से इस तरफ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो u2 वेग चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो u3 वेग से चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो u4 वेग से चल रहा है। ऐसे मान लो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनों का वेग है, अगर आप इनका औसत करोगे तो वो कितना निकल करके आएगा? 0 निकल करके आएगा। अगर आप इन सभी का औसत करते हैं, वेग का औसत करना है आपका, औसत वेग कितना होगा? 0 होगा। अब मैं आपको एक तगड़ी बात बताऊं, तगड़ी बात सुनो ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन का वेग मान लो इस तरफ है u1, तो पक्का 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 एक और इलेक्ट्रॉन होगा जिसका वेग इसके विपरीत होगा u2। एक इलेक्ट्रॉन का वेग अगर इस तरफ है u3, तो पक्का एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसका वेग इसके विपरीत होगा u4। ऐसे जो नेट वेग है, जो औसत वेग है, वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप सोच के देखो ना यार, ये बात बताओ। जैसे मान लो आपके घर में एक छोटा सा कमरा है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मेरा डेटा दिमाग से निकल गया है, मेरे पास एग्जैक्ट डेटा है नहीं, फिर भी मैं आपको एक हिंट देता हूं। शायद इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 की घात 29 होते हैं पर मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब का बॉक्स लेकर के आओ, उसके अंदर इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। शायद ये डेटा गलत हो सकता है, मुझे याद नहीं है, बट 10 की पावर 20 के आसपास ही है। तो आप देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक 1/1 के डब्बे में। 1 मीटर कितना सा होता है बेटा? आपको पता है 1 मीटर ये रहा, तो इसका एक बॉक्स बना लो आप, उस बॉक्स को बोलेंगे हम 1 मीटर क्यूब। उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन आप सोच लो, 10 की घात 20 चूहे ला करके आपने 1/1 के बॉक्स में डाल दिए और उन चूहों को बोला कि भागो। अगर 1/1 के बॉक्स में वो सारे चूहे भागना शुरू कर दें तो समझना एक चूहा अगर उधर जा रहा है तो पक्की बात है एक और चूहा होगा जो उसके विपरीत जा रहा होगा, और उन सबका जो औसत वेग है वो कितना हो जाएगा? 0। और चूहे की जो वेग है, चूहे की जो गति, वो अनशंट होगी, जिसको हम बोलते हैं यादृच्छिक गति, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम मोशन। और आप सभी चूहों को तो छोड़ दो, आप किसी एक चूहे को पकड़ लो,
तो एक जो चूहा है जब वो ऐसे अनशन चल रहा होगा तो पक्की बात है अगर वो 1 सेकंड पहले यहां गया होगा तो पक्की बात है कि वो अनशन गति करता हुआ अगर इधर गया है तो पक्की बात है कि वो विपरीत भी गया होगा। हमें जरूरत नहीं है इस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की जोड़ करके जीरो करने की। हम अगर अकेले इस इलेक्ट्रॉन की भी बात करें, अगर बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बेटा, अगर अपन इस अकेले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये भी इतनी अनशंट गति कर रहा है कि अगर इसकी पहले वाले वेग और जस्ट बाद वाले वेग को जोड़ करके औसत निकालें तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी वो औसत कितना आएगा, 0 आएगा। तो सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत निकालोगे तो भी 0 आएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन के खुद के वेग का औसत निकालोगे तो वो भी 0 ही आएगा। हाँ जी, क्लियर है? बताओ फिर फटाफट से। सही है ना? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को देखकर भी टारगेट करो ना कि भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं केवल, तो उस एक इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति इसको भी देखेंगे तो भी उसका औसत 0 है, और बाकी सब इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो भी औसत 0। मिला जुला करके अगर आपने चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उनकी गति अनशन हो रही है, और अनशन गति होने के कारण औसत कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और औसत 0 आने का मतलब है वो किसी एक दिशा में नहीं चल रहे हैं, और अगर वो एक दिशा में नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, करंट नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक धातु का टुकड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसको जाकर के आपने टच किया तो वो आपको झटका नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अनशंट भाग रहे हैं, उनका कोई एक दिशा में चल नहीं रहे, और जब तक इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलेगा नहीं तब तक विद्युत धारा बन नहीं सकती। इसलिए एक धातु का टुकड़ा अगर ऐसे पड़ा रहे तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी विद्युत धारा नहीं होती है। क्लियर? और अगर आपने बाहर कोई विद्युत क्षेत्र लगा दिया और बाहर विद्युत क्षेत्र लगा के उसके अंदर भी आपने कोई चालक को रख दिया तो भी चालक के पास इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि तुम्हारी बाह्य विद्युत क्षेत्र की ऐसी की तैसी कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन सेट करके तुम्हारे विद्युत क्षेत्र को कैंसिल कर देगा, और नेट विद्युत क्षेत्र अंदर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए कंसेप्ट आता है बैटरी का। बाह्य विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने से कुछ नहीं होगा, चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ना पड़ेगा तभी बात बनेगी। अब बैटरी क्या करती है, कैसे करती है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर को अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस लेक्चर का जो लास्ट का आधा घंटा है उसको एक बार फिर से आप देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी है। कल मैं इसका एक बार रिवीजन भी करवाऊंगा और फिर कल आपको अपव्यय वेग वाला टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा। अभी तक आपने क्या सीखा उसको फटाफट रिवाइज करते हैं। पहली चीज आपने ये सीखी, फिर केमिस्ट्री भी शुरू करनी है। पहली चीज आपने सीखी कि एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट आपने अलग से देख लिया। उसके बाद आपने ये देखा कि अगर आप बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी चालक को रखते हो तो उसके पास इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं कि उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बल लगता है उनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाकर के अपना अंदर एक विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं जो बाहर वाले को 0 कर देता है, और ई प्रेरित आपका जो है वो बराबर हो जाता है ई बाह्य के, और ई नेट कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। फिर आपने ये सीखा कि अगर एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो उसको हाथ लगाने से हमारे को झटका इसलिए नहीं लगता क्योंकि उस लोहे के टुकड़े में इतने सारे इलेक्ट्रॉन है कि वो थर्मल स्पीड, जो हमारे आसपास तापमान है ना, उसी तापमान से उनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो खटखट खटखट अनशंट भागते हैं इतनी तेज स्पीड से, और अनशंट गति होती है, यादृच्छिक गति होती है। हर तरह से उनका औसत वेग 0 आता है। सभी इलेक्ट्रॉनों को औसत निकालोगे तो भी 0 आएगा, और किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के उसके खुद के औसत को चेक करोगे तो वो भी 0 आता है। इसलिए कभी भी लोहे का पड़ा हुआ टुकड़े को हाथ लगाने पर करंट का झटका नहीं लगता। अब बैटरी को 2 काम करने, बैटरी को 2 काम करने। पहला काम, बैटरी को ये विद्युत क्षेत्र को 0 होने से रोकना है, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र 0 हो रहा है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो अंदर के विद्युत क्षेत्र को 0 होने से रोकना है, पहला काम बैटरी को ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अंतशंट गति कर रहे हैं इनको एक निश्चित दिशा में गति करवानी है। ये काम बैटरी करती है। कल की क्लास में आपको बैटरी या सेल का रोल पता चलेगा बहुत अच्छे से। क्लियर? बढ़िया। तो उम्मीद तो यही है कि आज की क्लास आपको बहुत मस्त समझ में आई होगी।
इसका पार्ट 2 हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 1 घंटे से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, फिर आप लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी नहीं, इसलिए अपन इसका पार्ट 2 जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। पक्की पक्की बात है कि इसको आपको रिवाइज करके आना पड़ेगा, नहीं तो पार्ट 2 आपके कम समझ में आएगा, ये बात तय है। क्लियर है? चलो, तो मिलेंगे अगली क्लास में। बाकी बहुत छोटी छोटी बातें करी विद्युत क्षेत्र के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है ही, वेक्टर वाली प्लेलिस्ट भी ऐड कर लूंगा, वेक्टर वाली प्लेलिस्ट भी देख के रख लो, बहुत काम की चीज़ है। और टारगेट आपका 100 में से 100 है, तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, कंसेप्ट बहुत धमाकेदार है। पीछे हट जाओगे तो फिर वहां जाके पढ़ोगे जहाँ केवल डेरिवेशन करा के छोड़ देंगे। समझ रहे हो बात को? यहाँ पढ़ोगे तो डेरिवेशन तो सीखोगे, कंसेप्ट भी आएंगे और 100 में से 100 भी लाओगे। डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। वह जैन टेक के ध्यान रखो, कुछ मस्त पढ़ाई करते रहो, और बैच ज्वाइन कर लेना टाइम पे। डिस्क्रिप्शन में सारे चैनल्स के लिंक है, इंस्टाग्राम फेसबुक सबके लिंक है, हर जगह फॉलो करके रख लो, बढ़िया रहेगा। जय हिंद।